जब सैनिक एक रण क्षेत्र भेद दुश्मन के आगे आता है, संग उसके भगत सिंह रहते, आजाद का सीना पाता है। आपने हमारे देश में 14 वर्षों तक हमें रिपब्लिक डे में आवाज़ दी है अपनी, और उसी के साथ साथ हमें बहुत सारी इंस्पिरेशनल पोएम्स भी बताई हैं, बहुत सारी कहानियाँ, किस्से भी बताए हैं। सर, वो जर्नी कैसी रही थी आपके? ईश्वर की विशेष कृपा होती है कि आप वॉइस ऑफ इंडिया बने। मेरे शरीर को ऐसे लगाना, तिरंगा बनाने वाले बुनकर के चूल्हे में ईंधन बनाना, जिससे जब जब वह कपड़े पर छाप लगाए, पसीने की भाप लगाए, मैं उसके पसीने के साथ, तिरंगे के कसीने के साथ लहराता रहूं, सदियों तक देशभक्ति गीत गाता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं। उन्होंने बोल दिया कि आज आप खाली पैर दौड़ेंगे पत्थरों में, तो हमारे सब पैर कट गए। 7 दिन तक लगातार पहाड़ियों में उसमें चले जा रहे हैं। पुकारे ये धरती, ये पूरा आवाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। सल्यूट है सर। जय हिंद एवरीवन। आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पॉडकास्ट पे, उनकी आवाज़ आपने ज़रूर सुनी होगी। हो सकता है आपने शायद चेहरा ना देखा हो, जो आज इस पॉडकास्ट में हमें देखने को मिलेगा, और इनके साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक इस एपिसोड में। जेके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू आयुष, इट्स अ ग्रेट ऑनर। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां आप पूरे भारत के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे दिल से हर मिनट 72 टाइम्स जय हिंद ही निकल रहा है। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी। मैं तो जानता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि आज आप सबको बताइए आपकी जो जर्नी रही है, जो अभी तक आप हालाँकि अभी भी सर्विस में हैं, बट पिछले 30 वर्षों की जो आपकी सर्विस रही है, 30 से भी ज़्यादा है, उसमें आप कहाँ-कहाँ पे रहे हैं, कुछ जगह के भी नाम बताते हुए आप एक अपनी जर्नी बताइए सर। और सर, हम्बल मत होइएगा, मुझे पता है आप हम्बल हो जाते हैं, हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल खुल के बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपनी शुरुआत ट्रेनिंग के समय से की है। प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में दाखिला हुआ। उस समय मैं अपने स्कूल का टॉपर था। बिहार, जो उस समय बिहार झारखंड एक साथ था, उसका टॉपर रहा। यूपीएससी में तीसरे, एक सूची निकलती है उसमें तीसरे और दूसरे में 7वें स्थान पर रहा। उसके बाद एनडीए गए। एनडीए में एक एक्सपोजर हुआ, कई नई नई चीज़ें सीखने को मिली। मैं तो बहुत ही मध्यम परिवार से था, और हमारे यहाँ हम लोग 3 भाई 1 बहन थे, और 5 अगर मिठाई आई है तो जल्द से जल्द, मैं सबसे छोटा था, जल्द से जल्द मैं कोशिश करता था कि अपना वाला खा लूँ, जिससे कि 5वां मिठाई मैं खा लूँ। तो संसाधन बड़े सीमित थे, लेकिन खुशियाँ अपार थीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आया था जब लड़ाई होने वाली थी और हम राजस्थान में उस समय थे, कमीशन के तुरंत बाद। और उन दिनों भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ते हो गए थे। उन दिनों मेरी माँ की एक चिट्ठी आई थी, मेरे पिताजी ने लिखा था। उन्होंने लिखा था कि आपकी माँ ये चिट्ठी लिख रही है कि बेटा, तुम पीठ दिखाकर वापस मत आना। तुम मेरे बहादुर बेटे हो, देश के बहादुर बेटे हो। मेरी चिंता मत करना, देश की चिंता करना। और मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम विजयी रहोगे और भारतीय सेना को विजयी बना करके वापस लौटोगे। तो जवान और ऑफिसर में बहुत क्लोज रिश्ता होता है। हम लोग कई बार एक दूसरे की चिट्ठियां भी पढ़ते थे, और फिर ये मेरी चिट्ठी पूरे प्लेटून को पढ़ाई गई। मेरा जो फर्स्ट पोस्टिंग रहा वो रहा हिसार में। हिसार में जैसे ही मैं अपने यूनिट में गया तो 7 दिन के बाद एक एडम इंस्पेक्शन होता है, जिसमें कि ब्रिगेडियर आते हैं और आ करके वो बताते हैं कि ये यूनिट फिट फॉर वॉर है या नहीं। तो उसमें अचानक उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके कितने ऑफिसर्स हैं जो टैंक स्टार्ट करके टैंक चला सकते हैं।
अब मेरे सिर्फ 7 ही दिन हुए थे, मुझसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, रिव्यूइंग ऑफिसर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने 2 दिन पहले किसी एक ड्राइवर को देखा था स्टार्ट करते हुए, तो मैं अपने सीनियर के पास गया और जाकर के मैंने कहा कि सर मैं भी टैंक चलाऊंगा। तो बोला नहीं नहीं तुम यंगस्टर है, अरे अभी 7 दिन हुए हैं तुम्हें। बोला नहीं सर मैं भी चलाऊंगा। तो बड़े हिम्मत करके वो जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो कैप्टन साहब के पास गए, कैप्टन साहब मेजर साहब के पास, मेजर साहब 2IC साहब के पास, 2IC ने CO के कान में बोला कि ये यंगस्टर भी चलाना चाहता है। ही सेड आर यू श्योर, ये तो उसको 7 दिन हुए हैं। बोला नहीं सर श्योर है। तो मुझे चलाने के लिए मिल गया, मैं गया और टैंक स्टार्ट किया, और टैंक जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरी पूरी रेजिमेंट ताली वाली बजाने लगी, बिकॉज इट वाज अनयूजुअल, 7 दिन ही हुए थे एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड टैंक को स्टार्ट करना, चलाना। सर थोड़ा बताइए कैसा होता है? टैंक को चलाने के लिए आपको एयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक स्विच होता है एयर के लिए, और कंसनट्रेटेड एयर रहता है, न्यूमेटिक वॉल्व होता है, उसको भी करना है, फिर इलेक्ट्रिक स्विच भी है, उसको भी ऑपरेट करना है, और उसके साथ में आप क्लच और गियर वेयर ये सब चीज़ें तो हैं ही। तो उसको हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद लेफ्टिनेंट साहब जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया था वो मेरे ऊपर ही थे। 2 चक्कर लगाने के बाद मैंने उनको कहा कि सर चलाना तो आता है पर रोकना नहीं आता है। ओह माय गॉड, ओके। फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम्हें रोकना नहीं आता है। मैंने कहा सर मैं कुछ करता हूँ। तो फिर मैं उसमें एक रेत का टीला था, उसके ऊपर टेढ़ा करके आहिस्ते आहिस्ते लेकर के गया, और क्लच मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया, वो गड़गड़ गड़गड़ करके रुक गया। तो मेरी इज्जत भी बच गई, जान भी बच गई, रेजिमेंट की भी इज्जत बच गई। तो वहाँ से हमने शुरुआत की, और उसके बाद वायोज के लिए गए, यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है, और यंग ऑफिसर्स कोर्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कई बार हमारा दिमाग शरीर से तेज चलता है, और सैनिकों को यह सिखाया जाता है कि आपका मस्तिष्क, आपका संकल्प इतना कठिन, इतना मजबूत होना चाहिए, इरादे इतने मजबूत होने चाहिए जो चट्टानों से भी कहीं ज़्यादा मजबूत हों। तो क्रॉस कंट्री रन 16.5 किलोमीटर का होना था। मैं 42 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन हुआ, मुझे चेस्ट नंबर मिला 41। हम लोग जो करीब 60 ऑफिसर्स थे, उसमें पहले से 2 क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट थे जो इन्होंने NDA-IMA में मेडल जिनको मिला था। मैं 8वें 10वें स्थान पे रहता था। मैं गया वहाँ पे, कैप्टन साहब जो हमारे DS स्क्वाड होते थे उनसे गया मैं मिलने कि सर मुझे चेस्ट नंबर 41 मिला है, मुझे 42 देंगे क्या? वो कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा कि 42 क्या फ़र्क पड़ता है? आर यू महीप सिंह? मैंने कहा नहीं। आर यू तोमर सिंह? नहीं। तो फिर तुम वाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम? जो चेस्ट नंबर मिल गया है वो लेकर के जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने मेरी बड़ी बुलशिट मारी। उसके बाद कहा गो बैक टू योर क्लासेस। तो मैं चला गया। उसी समय उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो मेरे मुंह से अचानक ये निकल गया, मैंने कहा सर अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, कैसे कह सकता है कि कौन जीतेगा? तो वो चुप हो गए। उसके बाद बोले गो बैक टू योर क्लासेस, और मैं वापस गया। वापस जाने के बाद 2 मिनट के बाद एक जवान दौड़ता हुआ आया, आकर के कहता है वो कैप्टन साहब बुला रहे हैं आपको। मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि काम कर रहे थे, वो कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि JK देयर इज़ ए चेस्ट नंबर विच इज़ देयर ऑन द टेबल, देख लो अगर तुम्हारे कोई काम का है तो। उल्टा पड़ा हुआ था। उसको जब मैंने उठाया तो वो चेस्ट नंबर 42 था, वही नंबर जो मैं चाहता था। एनीवे, मैं बड़ा खुश होकर के वहाँ से निकला, लेकिन साथ ही मुझे कैप्टन की वो बात याद आई कि तुम ना ही तो तुम महीप सिंह हो, ना ही तुम तोमर हो, तो तुम्हारा क्या हो सकता है? तुम कैसे कुछ कर सकते हो? कई बार सीनियर्स ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह सिर्फ इसलिए कि आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर निकल कर आ जाए। जब मैं यहाँ से सोने के लिए गया, ये 16.5 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री था। 8 किलोमीटर के बाद एक सलामत खां टॉम्ब आता है अहमदनगर में, महाराष्ट्र में, और वहाँ सलामत खां टॉम्ब टच करना है और हम लोगों को वापस अपने कॉम्प्लेक्स में आना है। मैं रात में जब सोया तो मैंने अचानक सपना देखा कि मैं यहाँ से सलामत खां टॉम्ब पे जा रहा हूँ, और सलामत खां टॉम्ब से जैसे ही नीचे आता हूँ मैं फर्स्ट आ रहा हूँ। फिर नींद खुल गई, फिर सोया, फिर वही सपना देखा।
I would have dreamt at least 25-26 times same dream. अब जाहिर है पूरी रात में 25-26 बार आपने एक ही सपना देखा है, तो सुबह आंखें भी लाल थी, ठीक से सोया भी नहीं था, पूरी रात बारिश होती रही और काफ़ी ये सब रहा। आई स्टार्टेड रनिंग, और दौड़ते समय फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे 8वें पोजीशन पे चल रहा था। जब सलामत खां टॉम के नज़दीक पहुंचा बेस पे, तब मैंने एक आदमी को क्रॉस किया, तो मैं 7वें पे आ रहा था। थोड़ा आगे गया तो 6ठे पे आ गया, थोड़ा और ऊपर जब बेस के नीचे पहुंचा तो वहाँ 3रे पे आ गया, और जब मैं फ्लैट पे पहुंचा तो मैं 2रे नंबर पे आ रहा था। और जिस जगह पे मैंने सपना देखा था 26 बार, उस जगह पे जब मैं पहुंचा तब मैं 2रे बंदे को क्रॉस किया, और मैंने उस समय अपने आप से ये कहा कि जेके, अब ये मैं मरूं या जिंदा रहूं, अगला 8 किलोमीटर मुझे नंबर 2 पे नहीं आना है, मुझे नंबर 1 में ही रहना है। और मैं वो अगला 8 किलोमीटर मैं लगातार नंबर 1 पोजीशन पे रहा, और जब मैं वहाँ फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पे कैप्टन ही मौजूद थे। उन्होंने मुझे नंबर 1 डिस्क दिया और बोला, ब्लडी चैप, यू हैव कम फर्स्ट। और मेरे तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैं फिनिशिंग लाइन मैंने क्रॉस किया और मैं बेहोश हो गया, आई फेंटेड। और जाकर के बड़ी मुश्किल से प्राइज सेरेमनी में मुझे वो देने को मिला। और ये कहीं न कहीं बयान करता है कि अगर ज़िंदगी की मुश्किलें जो सुर है, लय है, गीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो इस तरह से वायोस ख़त्म किया। उसके बाद मैं एक अच्छा शूटर रहा। आज भी मैं लड़ाई के मैदान में या ट्रेनिंग में मैंने आज तक कोई राउंड मिस नहीं किया। आज भी मैं जहाँ अभी पुलिस में हूँ, मैं दोनों हाथों से पिस्टल फायर करता हूँ एक ही साथ, दोनों हाथों से। और एक स्पेशल पैरा कमांडो यूनिट में गया, और उसके बाद वहाँ के बाद मुझे 2 साल के लिए यहाँ जयपुर गया। जयपुर के बाद बहुत ही एक्टिविटी के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ करने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि जीवन में जो कुछ चाहिए था अपने लिए, वो सब कुछ सैनिक की वर्दी ने मुझे दे दिया। क्योंकि हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, वतन के दुश्मनों तेरे लिए शमशान है वर्दी। क्योंकि मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। क्या बात है सर, बहुत ही बेहतरीन आपकी कहानी है। और जब आप शुरुआत में बता रहे थे, जब भी हम इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, हमें उसकी डेप्थ नहीं समझ में आती है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे दिमाग कैसे चलता है, कैसे सोचते हैं लोग, सीनियर्स कैसे सोचते हैं, जूनियर्स कैसे सोचते हैं। अगर आप थोड़ा एक्सप्रेस करें कि वो माहौल क्या होता है। मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा। जब एक समय था जब हम सब लोग बॉर्डर पे चले गए थे, मैं उन दिनों मैं छुट्टी पे था जब मुझे ख़बर लगी कि लड़ाई छिड़ने वाली है। तो मिलिट्री वारंट था, धनबाद में था मैं। मिलिट्री वारंट में प्रोविज़न था कि एक ही बार आप चेंज कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। तो आई वेंट टू डीसी धनबाद, रिक्वेस्टेड हिम। फिर उन्होंने उस पर कुछ इंडोर्समेंट किया और उसी वारंट पे मुझे जाने को मिल गया। मेरा जो टीम वहाँ पहुँचा, रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे ही हमारे टैंक, एक टाटरा होता है, बड़ी गाड़ी होती है जिसके ऊपर माउंट किया जाता है और वो लेकर के जाता है। नॉर्मल ढंग में चेन वाली गाड़ी चलेगी तो रोड खराब हो जाएगा। तो उस पर हर गांव वहाँ से टैंक को जाने ही नहीं दे। बोला जी लस्सी पियो जी, खाना खाओ जी, उसके बाद ही हम आपको भेजेंगे। मैं यही बताना चाहता हूँ जनता को कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा हथियार अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल या AK-47 नहीं है। भारतीय सेना का सबसे बड़ा हथियार वो इज्जत है जब एक सैनिक सरहद से लौट करके समाज में आता है और उस समय समाज का हर सदस्य, जनता अपनी आंखों में सम्मान देती है भारतीय सैनिक को। वही हमारा सबसे बड़ा हथियार। और जब तक इस देश में ऐसे देशभक्त मौजूद रहेंगे तब तक भारतीय सेना बिना हथियार के भी हर लड़ाई जीत सकती है।
और फिर वहाँ गए, वहाँ पर जा कर के लड़ाई के हिसाब से हमने तैयारियां की, अपनी वेपन्स, एमिनिशंस, उसको हर साइड से तैयार करना पड़ता है, सारा रेडियो सेट, वेपन्स, टैंक्स, वो सारी चीज़ें तैयार की गई और फिर हम अपने अगले आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। तो जे.एन.के में भी इस तरह की जब कभी घटनाएं होती हैं, चौकसी बढ़ जाती है, हमारे मूवमेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं, स्टॉकिंग की जाती है फॉरवर्ड एरियाज़ में, छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं। सभी लोग, जैसे मैं भी स्वेच्छा से ही गया था, मेरे पास कोई सिग्नल नहीं आया था, मैंने जैसे ही टीवी पे देखा मैंने अप्लाई किया और मैं चल दिया मैं। तो जब ईश्वर अपने सबसे अच्छे हथियार से, छेनी और हथौड़े से, मानव की सबसे सुंदर, सबसे पावन कृति बनाता है, तब वह सैनिक कहलाता है। क्योंकि सैनिक एक गीत है, वतन की प्रीत है, जो मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। झांक तोले उन बिखरती बंकरों में आज, दर्द के तेजाब से चेहरे को धोता है। दुश्मन जिन खेतों में कल बारूद रखाए, उनमें अंगारों के वह नित बीज बोता है। मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। क्या बात है सर। सर आपने एक और बात का जिक्र किया जो कि एज अ सिविलियन मेरे लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा लेके आता है। दैट इज़ कि आपने बताया कि आपने 1 लाख फायर किया गन, मतलब गोलियों को। सर उसमें कितना टाइम लगता है? और बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि मतलब हो सकता है 2 महीने लगते, हो सकता है 1 साल भी लगे हो, तो वो क्या टाइमिंग होती है? वो इस तरह का, जैसे हम लोग, मेरा सिलेक्शन हो गया था यूनिट की तरफ से, यूनिट की टीम में सेलेक्ट हो गया, फिर ब्रिगेड की टीम में सेलेक्ट हो गया, फिर डिवीज़न की टीम जो बहुत ऊंचे लेवल की है उस टीम के लिए सेलेक्ट हो गया। तो डिवीज़न टीम को तैयार करने के लिए ये एमुनिशन दिया गया था, जिससे कि हम ग्वालियर में एक इंटर डिवीज़न कंपटीशन था, उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। तो समय तकरीबन 1 महीना, 1.5 महीना समय लगा और ये हमें समय मिला तैयारी करने के लिए, जिससे कि हम अगले कंपटीशन में अच्छा कर सकें। जी, सर मैं एक सवाल बहुत ही ज़रूरी है, आपकी लाइफ़ का ये बहुत ही या मेजर पार्ट रहा है, बहुत ही आपने हमारे देश में 14 वर्षों तक हमें रिपब्लिक डे में अ, आवाज़ दी है अपनी, और उसी जी, के साथ-साथ हमें बहुत सारी इंस्पिरेशनल पोएम्स भी बताई हैं, बहुत सारी कहानियाँ, किस्से भी बताए हैं, और पूरा आपने कहीं न कहीं कवर किया है। सर वो जर्नी कैसी रही थी आपके लिए? वो स्टोरी तो नहीं बोलूँगा, बट वो जो पूरा एक बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 1 डेकेड से ज़्यादा है 14 वर्ष, राइट? कैसा फ़ील होता है आपको? अ, सबसे पहले तो मैं सभी लोग जो मेरे पहले आए, आने वाले समय में आएंगे, उनका मैं सम्मान करता हूँ। और ईश्वर की विशेष कृपा होती है कि आप वॉइस ऑफ इंडिया बने, ख़ासकर ऐसे मौक़ों पर। और उसी साल 2010 में ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत, गौरव सावंत के पिताजी, उन्होंने आर्मी डे उसी साल से बंद किया था। उनकी जगह पे मुझे मौका मिला आर्मी डे में पहली बार 2010 में बोलने का। उसी साल हमारे दिग्गज कमेंटेटर जसदेव सिंह जी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने उस साल बोलना बंद किया था। उनकी जगह मुझे मिली रिपब्लिक डे परेड। जसदेव सिंह जी के साथ मैंने एक हिंदी कमेंट्री की है प्राइम मिनिस्टर एंड एनसीसी परेड के अंदर, प्राइम मिनिस्टर रैली एंड एनसीसी परेड। और हम लोग तो तैयारी करके आते हैं, वो एक छोटी सी पर्ची लेके आते थे और आसमान की ओर देखते हुए लगातार वो बोल सकते थे। मुझे लगता था यार कैसा, मतलब क्या है इनके अंदर, रिजर्वायर ऑफ वर्ड्स। और जिस तरीके से वो बोलते थे, तो मैं, जब मुझे मौका मिला पहली बार, तो मैंने उनके चरण छुए, घर गया, उनसे आशीर्वाद ली और उसके बाद जा कर के ये
शुरुआत की। दरअसल कमेंट्री करना मुझे नहीं मालूम था कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ। ये मेरी पत्नी ने मुझे शादी के बाद डीआरडीओ एस्टैब्लिशमेंट में कोई और कमेंट्री कोई कविता पढ़ी जा रही थी, तब मैंने बोला कि ये मैंने लिखा है, और फिर उन्होंने मुझे प्रेरित किया और वो कारण रहा कि मैं इस क्षेत्र में आया। तो कभी-कभी पत्नी की बात सुननी चाहिए, उससे दाम्पत्य तो ठीक रहता ही है। कई चीज़ें अपने बारे में आपको पता लगती हैं, बिकॉज़ शी इज़ अ न्यूट्रल पर्सन, और वो आज भी मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं और मेरी चीज़ों को बिल्कुल तार-तार कर देती हैं, और मैं जानता हूँ कि अगर उन्होंने कहा है कि ये पैराग्राफ हटा दो, अगर वो मैंने अपनी ज़िद से रख ली तो वो फ्लैट चला जाता। तो आई ट्रस्ट हर क्रिएटिव एबिलिटीज़। जी। जी। तो ये, और उसमें मैंने देखा कि कमेंट्री में, अब मैं कमेंट्री का एक हिस्सा आपको बताता हूँ कि आर्मी डे परेड में जब मैंने शुरुआत की तो उससे पहले कमेंट्री बहुत परंपरावादी होता था कि अब दाहिने मोड़ के लिए जा रहे हैं, अब ये मार्च पास्ट शुरू होगा, अब सलामी मंच की ओर आएंगे, गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो मैंने आकर के इसमें थोड़ा वीर रस या फिर देशभक्ति की बातें, पहले लोग कहते थे कि आप, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एक सोल्जर देशभक्त होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। मैंने पहली बार जब एक कविता राजपथ पर बोलने की कोशिश की थी तो उसमें पहले मना हो रहा था, फिर जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप इस कविता को 23 जनवरी को पढ़िए। उस दिन जनता का रिस्पॉन्स देखने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि इसे 26 को पढ़ना है कि नहीं। और जब मैंने 23 को वह कविता पढ़ी तो पूरे राजपथ पे, उसमें राजपथ होता था, कर्तव्य पथ, वो पूरे राजपथ पर तालियों की गूंज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि जनता ही डिसाइड कर रही है, तो आप ये कविता पढ़ेंगे। तो मैंने एक परिवर्तन लाने की कोशिश की और उसका असर काफ़ी अच्छा हुआ। यहाँ तक कि एक बार डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ में पाकिस्तानी डिफेंस अटैचे, जो कि आर्मी डे के यहाँ आर्मी डे में मौजूद रहते हैं, उन्होंने कहा डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं उस कमेंटेटर से मिलना चाहता हूं जो इतने फौलाद भर रहा है भारतीय सेना में, और वो मेरे पास आए, पाकिस्तानी ऑफिसर, और उन्होंने मुझसे बात की, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो एक और पाकिस्तानी एयरफोर्स के ब्रिगेडियर को लेके आए, और ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर को, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत जोश में रहते हो, आप शेर व शायरी क्यों नहीं करते हो, आप शुद्ध संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हो। तो मैंने कहा मुझे संस्कृत शब्द ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर उन्होंने कहा आप बड़े जोश में रहते हो, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप एक मौका तो दे दो, तो मैं आपको अपना जोश किसी और क्षेत्र में भी दिखा सकता हूँ। और ये जोश सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये हर भारतीय सैनिक का है जो युद्ध क्षेत्र में उतरता है, क्योंकि जब सैनिक एक रण क्षेत्र भेद दुश्मन के आगे आता है, संग उसके भगत सिंह रहते आजाद का सीना पाता है। सर डरा दिया उन्होंने उन लोगों को, आपने तो उसी दिन सबके सामने। सर जब मैदान की बात आती है, जब मैदान में असलियत में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको एज अ लीडर लीड करना होता है, अपनी टीम को कमांड करना होता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा होता है। वो सिचुएशन कैसी होती है, वहाँ पे कैसे लीड करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सारे लोग सोचते होंगे कि सेना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपके कमांड पर, आपके आदेश पर सैनिक मृत्यु स्वीकार करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब पैरा कमांडो यूनिट में गया तो मेरे साथ में मेरी जो छोटी सी टुकड़ी बनी, उसमें जो हवलदार थे वो हवलदार बहुत ही उम्दा यूनिट से, एलिटेस्ट ऑफ एलीट यूनिट से थे। और जब शुरुआती दौर में जब मैं उनसे बातचीत करता था तो थोड़ा सा उसमें स्वैग, प्रोफेशनल स्वैग जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा था। कुछ हद तक यह प्रोफेशनल स्वैग
लाजमी है। जिसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं वह उसमें थोड़ा बहुत प्रोफेशनल स्वैग होगा, और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। कई बार वो मुझसे पॉकेट में हाथ रख करके बात करता था या कमर पे हाथ रख करके बात करता था। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती नहीं थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कैप्टन था, कि मैं क्या करूं और कैसे इसे हैंडल करूं। यही होते होते कश्मीर में थे और एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा था। कॉर्डन एंड सर्च होता है कि जब आप किसी इलाके को सर्च करें तो उस इलाके के चारों ओर फोर्स लगाई जाती है और उसके बाद वहाँ पे जितने मेल मेंबर्स हैं उनको एक सेंट्रल पोजीशन पे, सेंट्रल स्पॉट पे लाया जाता है। और वहाँ पे ये चल रहा था। मैंने अपने जवानों को भेजा, मैंने कहा थोड़ा कांटेक्ट करो, कोई कुछ खबर देना चाहता है तो उससे खबर लो। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा करना कि इशारा कर देना कि वो कौन बंदा है, क्योंकि भीड़ में मैं गलत बंदे को ना उठा लूँ। तो उसने मुझे इशारा कर दिया। मैंने कहा कि उससे बातचीत कर लेना, जब मैं नज़दीक जाऊं तो उससे बात कर लेना। तो वो जिस बंदे से बात कर रहा था मैं समझ गया कि यही बंदा है। मैं उसको खड़ा किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोला जनाब मैं केयर टेकर हूँ। कहा जाओ फिर, यहाँ क्या तुम्हारे पास, इसकी तलाशी लो। तलाशी ली, कुछ था नहीं, भेज दिया उसको। उसके थोड़ी देर के बाद मैं चला गया। वहाँ उसने मुझे बताया कि सर 2 लोग हैं जो जब यहाँ बोलते हैं तब सारे लोग सुनते हैं उनकी बात। तो मैंने कहा वो है कहाँ? बोला वो उसके पास हथियार भी है और वो इस जगह पे है, बाहर एक बेकरी है, बेकरी। अब बेकरी का जब मैंने लोकेशन देखा तो वो कॉर्डन के बाहर था। कॉर्डन होता है कि इस तरीके से एक घेरा, तो वो घेरे के बाहर था। लड़ाई के नियमों के हिसाब से आप कॉर्डन के बाहर नहीं कर सकते ऑपरेशन, आपको कॉर्डन के अंदर ही करना है। बाहर रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। जोश था, मैं था, मेरा ड्राइवर था, मेरे पास एक राइफल थी AK-47। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 बंदे हैं, उठा लूंगा मैं, चलो। ड्राइवर को बोला चलो। वहाँ गया बेकरी के पास, बेकरी का गेट खोला, अंदर गया, वहाँ जहाँ बेकरी थी वहाँ गया, कौन है इधर? वहाँ देखे 6 लोग और उनका हथियार भी साइड में पड़ा हुआ। उस समय तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने इतना जोर से चिल्लाया कि खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतनी गोली मार देंगे। इस तरह से करके उनको साइकोलॉजिकली डाउन किया। मैंने सबसे पहले सुरेंद्र को जोर से चिल्लाया, सुरेंद्र इधर आओ। वो आया ड्राइवर, मैंने कहा ये हथियार डाल, गाड़ी में डाल। तब तक इनको सबको हाथ ऊपर कराया, 6 हथियार रखे आगे जहाँ ड्राइवर रहता है उसके बगल में। उसके बाद उन 6 के 6 को, अब मेरे पास एक छोटी सी जीप, अब मुझे समझ में नहीं आया 6 को कैसे लेके जाऊं। तो जैसे सैंडविच बनाते हैं वैसे मैंने एक को मुंह नीचे करके लगाया, दूसरे को डाला, तीसरे को डाला, चौथे, पांचवें, छठे, और उसके बाद ऊपर मैंने अपना AK-47 रखा। सामने तो देख नहीं सकते, पीछे से किसी ने गर्दन दबा दिया तब तो हम खत्म है। तो पीछे मुड़ा और उसके बाद मैंने कहा अब एक गोली मारेंगे ये सबके थ्रू एंड थ्रू चला जाएगा। ऐसे डरा करके मैं उनको लेकर के आया। जब मैं वहां पहुंचा तो वही मेरा प्लेटून कमांडर मौजूद था। उसने कहा कि साहब जी टेररिस्ट लाए हो कि मुर्गियां लेकर के आए हो? तो 6 बंदे, जिसमें कि 4 थे पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट, PTM बोलते हैं, जो पाकिस्तान जाकर के प्रशिक्षित हुए थे, और 2 थे KTM जो कि कश्मीर ट्रेंड मिलिटेंट्स थे। उसके थोड़ी देर के बाद जहां कॉर्डन चल रहा था उस पर फायरिंग शुरू हो गई। तो हमने देखा कि दूर से कोई बंदा फायर कर रहा है। तो मैं बाहर ही था, जीप के बाहर ही था, तो मैं उसके पीछे दौड़ गया। तो फिर उस हवलदार ने कहा कि साहब जी किथे? तो बोला साहब जी तो टेररिस्ट के पीछे दौड़ गए। मैं अंदर चला गया, फिर फायरिंग वायरिंग की, निकल गए वो लोग। उसके नेक्स्ट डे एक और ऐसे ही इंस्टीट्यूट में एंट्री करनी थी। हमें मालूम था कि 5-6 बंदे अंदर हैं इस रूम में। तो एंट्री जब करनी थी तो गेट पे वो बंदा खड़ा हो गया, जो प्लेटून हवलदार था, वो खड़ा हो गया, बोला साहब जी जाऊं अंदर? मैंने कहा रुको, सबसे पहले मैं जाऊंगा। गोली चलेगी तो सबसे पहले मेरे बंदूक से, गोली लगेगी तो सबसे पहले मुझे। और फिर मैंने एंट्री की। ये 3
इंसिडेंट जब हो गए, उसके बाद से उसका पॉकेट में हाथ रखना, कमर पे हाथ रखना ख़त्म हो गया और वो ऑटोमेटिकली जो भी मैं बोलता था, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठो तो बैठो। तो बैटलफ़ील्ड में कमांड अगर करना है तो आपको ये साबित करना होगा कि आपके गुर्दों में दम है। आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तभी लड़ाई के मैदान में आपको फ़ॉलो करेगा, अदरवाइज़ कमांड सिर्फ़ कागज़ों से और रैंक से कभी नहीं होता। तो ये एक वाक़या था जो मैं सोच रहा था कि आपको ज़रूर बताऊँ। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जोश ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर एक और सवाल आता है कि मुझे नहीं पता आपने शायद गिना भी है कि नहीं गिना है, बट अगर आपने गिना है तो क्या वो नंबर है आपके एनकाउंटर्स का, टेररिस्ट का? अगर आप बताना चाहें तो? देखिए कई जगहों पे जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, कई हाँ जगहों जी। पे मिल-जुल करके हम लोग काम करते हैं, कई बार अलग-अलग संस्थाओं के साथ काम करते हैं। तो ऐसे कई मौके आए जहाँ पे हमने ऑपरेशंस किए और ऐसे भी ऑपरेशंस किए जहाँ हमें मालूम था कि वापस नहीं आएँगे और ये हिंदुस्तानी फ़ौज की ताकत है, अंदरूनी ताकत है कि मुझे 30 में से 20 आदमी चाहिए और मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक ये था कि उस 30 में से 20 आदमी किसको चुनूँ, क्योंकि हर आदमी कहता था कि सर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं जाऊँगा। और जब ऐसे एक ऑपरेशन में जहाँ हमें हमें लग रहा था कि इट इज़ वन वे टिकट, तो वैसे ऑपरेशन में जब हमने शुरुआती दौर पे रखा, वो मेरा फॉर्च्यूनेटली वो मेरा पहला मैरिज एनिवर्सरी था। मैं कश्मीर में था और मेरे कमांडिंग ऑफिसर मौजूद थे। मेरा मैरिज एनिवर्सरी था पहला, तो ज़ाहिर है हमने एक चिट्ठी बना रखी थी और छुट्टी जाना चाहता था 10-12 दिन के लिए, 3-4-5 दिन भी मिल जाएँ तो बहुत हैं। चले गए, सेलिब्रेट करके वापस आ गए। तो मैंने चिट्ठी बनाई और मैं सीओ साहब के जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ गया। जैसे ही दरवाजे पे घुसा, उन्होंने कहा, "अरे जेके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें सुबह से ढूँढ रहा हूँ, कहाँ हो?" देखो तुम गाना-वाना तो गाते हो, थोड़ी-सी नौटंकी करनी है, कुछ काम है इसी तरह का, तुम्हें कुछ अलग तरीके का एक ऑपरेशन है और वो उस ऑपरेशन में आपको हिस्सा लेना है। और जब उन्होंने ऑपरेशन के बारे में समझाया, तो एक ऑपरेशन करना पड़ा था जहाँ हमें जैसे एम्बुश करने के लिए, हम लोग जैसे पुराने ज़माने में शेर का शिकार करने के लिए जैसे बकरियों को रखा जाता था, हमें उसी तरह का रोल करना था जिससे कि हमारे ऊपर अटैक हो और उसके बाद हम उनके ऊपर रिटेलिएट करें और भारी नुकसान करें। और इसमें इस तरीके से करना है कि किसी को पता भी ना चले कि हमने ये काम किया है। इस तरह की बातें थी। तो उस दिन मुझे याद है, अब मैंने मेरी जो लीव एप्लीकेशन था वो मैंने पॉकेट में फ़ोल्ड किया रख दिया। मुझे मालूम था कि मैं 6 मार्च को इस मिशन में जा रहा हूँ। उन दिनों कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता था। मेरी वाइफ़ को पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी 1 मार्च को, मैं वो भी नहीं अटेंड कर पाया। अपना भी नहीं अटेंड कर पाया मैरिज एनिवर्सरी। मेरी पहली बेटी होने वाली थी, उस समय भी मुझे मेरी वाइफ़ को कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। तो इस तरह की चीज़ें थी। फिर मैंने जब वो ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले अपने जवानों को गीता सार पढ़ा अपने जवानों के साथ। क्या लेकर के आए हो, क्या उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को जिया है हमने। उसके बाद हम लोग चले और 2 फॉरेस्ट चेक पोस्ट से हमें गुज़रना था उस ऑपरेशन के लिए। अगर हम स्पॉट हो जाते फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर, तो वो मिशन फेल था। तो पहले फॉरेस्ट पोस्ट पे जब आया, हमारे पास में दूसरे फोर्स की गाड़ी थी और उस फोर्स की गाड़ी में हम अंदर छुपे हुए थे। पीछे एक पुआल रखा था बहुत सारा और तिरपाल था नीचे, तिरपाल के नीचे हम सारे लोग घुसे हुए थे और वहाँ से गुजर रहे थे। लकीली बारिश शुरू हुई और फर्स्ट फॉरेस्ट गार्ड ने अपना वो गेट खोल दिया, तो हमारी गाड़ी आराम से निकल गई। हमने कहा भाई जान में जान आई, बच गए।
यहाँ से तो आराम से निकल गए। अगले फॉरेस्ट पोस्ट पे जो चेक पोस्ट था वहां पे गाड़ी रोक दिया। वो चेक पोस्ट पे बंदा आया, आ करके, और उसने आकर के पहले पुआल देखा, पुआल के बाद उसने तिरपाल उठाया, और तिरपाल के साइड में सबसे आगे मैं ही था। आई जस्ट फ्रोज, मैं फ्रीज कर गया। आंखें भी थोड़ी कम कर दी, क्योंकि अंधेरे में सबसे ज्यादा जब टॉर्च जलता है तो आपकी आंखें चमकती हैं। ये जो बिंब है, ये जो लाइट आंख से, आप कभी जाओ, आप बैल की आंखें चमकी गई आपको रात में, तो आपकी आंखों को भी कम कर देना है, जिससे इसका स्पैन कम हो, अगर लाइट गिरे भी तो रिफ्लेक्ट ना करे। तो आंखें हमने बंद की, उसने टॉर्च जलाया। आई डोंट नो, आज तक मैं ये इसे ईश्वरीय ताकत ही समझ रहा हूं कि उसने ऐसे उठाया तिरपाल, टॉर्च जलाया, उसको कुछ दिखा ही नहीं। आज तक मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसको कैसे नहीं दिखा। मैं तो वहीं सामने था, भूसा मेरे ऊपर था, आंखें थी मेरी, मैंने आंखें खुली हुई थी, बंद कर ली मैंने। और उसके बाद वो देख करके बोला, भाई पीछे मारा उसने ऐसे, और बोला चलो, वहां से निकल गया। फिर मैंने खुद इस ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई भी जहां हमें जाना है, एक वहां फिशरी हट था, तो वैसे इलाके में गया। अब जब हम वहां पहुंचे, जिस जगह को हमें ऑक्यूपाई करना था, उस जगह पे पहले से एक बीएसएफ की पेट्रोल वहां पे पड़ी हुई थी, और वो उसी जगह पे थी जिसको हमें ऑक्यूपाई करना था, जिस जगह पे हमें पोस्ट बनाना था। तो मैं बड़ा परेशान, पहले तो हम पहुंचे तो संतरी ने कॉक कर दिया, मैं हाथ ऊपर करके खड़ा था, मैं रात के 2:30 बज रहे हैं, हाथ ऊपर करके खड़े अनजान इलाके में। उसके बाद वहां पे मेरे पास में 2 ऐसे थे जो कश्मीरी बोलते थे, उन दोनों को आगे किया। उसने बोला जी हम तो कश्मीर के ये वो इस फोर्स से आए, ऐसे करके थोड़ा मिक्स एंड मैच करके बोला ठीक है जी आ जाओ। वो आ गए। अब मैं परेशान कि अब करूं तो क्या, क्योंकि मुझे पोस्ट इस्टेब्लिश करने से पहले वहां पे 19 आईडी लगाने थे, 10 बाहर की तरफ, 9 अंदर की तरफ। और वो जब तक वो लोग हैं तब तक लगा नहीं सकते। तो उस बंदे ने बोला कि सर डोंट वरी, एक जवान था, उसने बोला मैं इनको 2 मिनट में भगा दूंगा। वो गया, अपना जो किट बैग रखा हुआ था उठा करके जोर से पटका उसने, फिर दोबारा उठा करके 2 3 4 बार पटका। तो उसमें से जो सो रहे थे उसने कहा कि सर ये पता नहीं कौन सी फौज आ गई है इधर, ये तो हमें सोने ही नहीं दे रहे हैं यार, ये तो चलो कहीं और चलते हैं, आगे रेस्ट करेंगे। तो वो वहां से निकले और वहां से हट गए। जैसे ही वो हटे वैसे वैसे हमने फटाफट अपनी उसकी तैयारी शुरू कर दी। मुझे बाहर की तरफ 10 और अंदर की तरफ 9 लगाने थे वो, प्लस उसके अलावा स्टन ग्रेनेड्स लगाने थे। स्टन ग्रेनेड वह होता है जो लगाने के बाद वो अगर फटता है तो सिर्फ आवाज़ होती है, उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन डिसओरिएंट कर देता है दुश्मन को कि पता नहीं क्या हो गया। तो वो भी लगाना था। वो ईश्वर की कृपा रही कि उन्होंने, एक हल्का बारिश की फुहार हुई जिससे कि जो तार हमने लगाए थे वो तार, उसके ऊपर पानी पड़ गया तो उसके निशान मिट गए। उसके बाद हमने ये ऑपरेशन किया और फिर आगे की कार्रवाई हमारी सफल रही। सब कुछ सफल होने के बाद हम सफलतापूर्वक वहाँ से निकल गए। एक सैनिक अनाम काम करने के लिए जाना जाता है। मेरी आरज़ू, मेरी चाहतें, मेरी ख्वाहिशें तमाम, हे विधाता किसी युद्ध स्मारक पर लिख दे मेरा नाम, क्योंकि युद्ध स्मारक पर सुनहरे अक्षरों में लिखे गए नाम ही सरहद की वीरानगी के राज खोलते हैं। ताउम्र जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बोलते। क्या बात है सर। आपने बीच में एक बात बताई कि कम्युनिकेशन आपने की, ऐसे क्राइसिस में कैसे सही कम्युनिकेट किया जाए। हालांकि वो सिचुएशन तो आपने हैंडल कर लिया, बट आज भी नॉर्मल डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेट होता है, और ऐसे क्राइसिस में तो चांसेस ही नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन क्राइसिस। कहते हैं कि जो आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 7% होता है। आप जो अपने हाव भाव से, अपने काम से कम्युनिकेट करते हैं वो 93% होता है। इसमें कैरेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
मैं अपने यूनिट में था। यूनिट की चैंपियनशिप की तैयारी हो रही थी। हम दो ऐसी सब यूनिट थी जो आपस में चैंपियनशिप के लिए लड़ रही थी। उस समय हमारा एक कंपटीशन होता है फील्ड मिनिएचर रेंज, एफएमआर कहते हैं। उसमें जो टैंक की फायरिंग होती है उसी के ऊपर एक .22 छोटा सा राइफल लगाया जाता है। टैंक जहाँ जहाँ फायर करेगा वहाँ वहाँ ये .22 फायर करेगा, और .22 के साथ में एक छोटा सा टारगेट, इतना छोटा टारगेट लगाते हैं कहीं भी ज़मीन पे 25 फीट आगे आप ज़मीन पे लगा दीजिए, और जो टैंक के अंदर जो फायरिंग मैकेनिज्म होता है वो जोड़ दिया जाता है उस .22 राइफल से। तो यानी एक अगर गनर जो फायरिंग करेगा लड़ाई के मैदान में, उसको तैयार करना है तो उसको उसकी मदद से प्रैक्टिस हम करा सकते हैं। वो दबा तो रहा है बड़े गन का हथियार का स्विच, लेकिन फायर होगा छोटा गन, .22 राइफल, चिड़िया मारने वाले जैसे, और सामने के टारगेट में उसकी मार देखी जा सकती, छोटे टारगेट पे, इतना छोटा टारगेट 1 इंच 1.5 इंच। तो ये कंपटीशन हो रहा था और इस कंपटीशन में हमें जीतना बहुत ज़रूरी था। कई बार कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, कई बार आखिरी मोमेंट पे कुछ एक नियमों में बदलाव लाया गया जो कि मुझे लगता है कि वो तार्किक तौर पे सही नहीं था, और इस प्रकार मेरा अपना स्क्वाड्रन जिसे कहते हैं वो मेरा स्क्वाड्रन सबसे नीचे वाले स्थान पे आया। कुछ एक गलतियां थी, कुछ एक उसमें नियम परिवर्तन कायदे से नहीं होने चाहिए थे सिद्धांतवश, लेकिन वो कर दिया गया। अब उसको छोड़ दें कि क्यों किया गया। तो मैंने अपने पूरे स्क्वाड्रन को बुलाया और गैरेज में बुलाया जहां टैंक थे पीछे। मैं बैठा, मेरी पूरी स्क्वाड्रन करीब 120 जवान, सूबेदार लोग, सब लोग बैठे हुए। मैंने बोला कि आज हम एफएमआर कंपटीशन में चौथे पोजीशन पे आए। अब इस साल की चैंपियनशिप हम तभी ला सकते हैं जब मेन फील्ड फायरिंग रेंज पे, जब हम मेन फायर करेंगे बड़े वाले गोले के साथ राजस्थान में, पोखरण में, अगर हम वहां फर्स्ट आते हैं तब हम फिर चैंपियन बन सकते हैं। आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई और फिर मैंने अपना कैप उतारा, कैप उठा करके जमीन पे रख दिया मैंने, और मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये कैप दोबारा मेरे सर पर, मेरी इज्जत आप बरकरार रखेंगे, आप वापस लेकर के आएंगे। और इस दौरान जब तक आप ये काम नहीं करते तब तक मैं एज स्क्वाड्रन कमांडर नवंबर दिसंबर के महीने में, मैं अभी फील्ड फायरिंग के लिए जा रहा हूं, मैं अपने शरीर पे न कंबल लूंगा, न चादर लूंगा, न अपने बेड पे कोई तकिया रखूंगा, न कोई गद्दा रखूंगा, न कोई चादर रखूंगा, और ये तब तक मैं अपने आप के ऊपर करता रहूंगा जब तक आप फील्ड फायरिंग में फर्स्ट नहीं आ जाते। सबको मालूम था मुझे मीठा बहुत पसंद है। मैंने कहा मैं मीठा भी छोड़ता हूं जब तक आप ये प्रण नहीं लेते कि आप मेरी इज्जत वापस मेरे सर पे इस कैप को लेकर के आएंगे। मैंने ये चीज़ें बताई। उसके 2 दिन के बाद हमारा मूव हुआ, हम लोग पोखरण चले गए, वहाँ पे हमारा टेंट लगा। अब आप समझिए कि नवंबर दिसंबर का महीना, राजस्थान जहाँ पर कि बाल्टी में पानी रखते थे तो रात में वो फ्रीज कर जाता था, अगले दिन बर्फ हो जाता था। वहाँ मैंने कंबल का इस्तेमाल नहीं किया, चादर का इस्तेमाल नहीं किया, तकिए का इस्तेमाल नहीं किया, गद्दे का इस्तेमाल नहीं किया। रात में मेरा सहायक आया, बोला साहब आप इतना अकड़ करके सोए हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पूरे लाइन में यही बात हो रही है कि स्क्वाड्रन कमांडर साहब कैसे सो रहे होंगे, हम लोग तो चादर, और ये वो बहुत ठंड है, ये आप एक चादर ले लो साहब। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँ। वो साहब मैं एक लेकर के आया हूँ, वो आप ले लो। मैंने कहा नहीं लो। मैंने जिद की, मैं अगले 10 दिनों तक बिना चादर के, बिना तकिया के, बिना गद्दे के, बिना किसी भी विंटर क्लोथिंग के मैं रहा। शरीर के लिए मेरे कठिन था, लेकिन मन कहीं ज्यादा मजबूत हो रहा था। उसके बाद फाइनल जब फायरिंग का कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में बड़ा टारगेट
बड़े टारगेट और छोटे टारगेट थे। बड़े टारगेट पे बड़े टारगेट और छोटे टारगेट लगे हुए थे। छोटा टारगेट थोड़ा दूर था, बड़ा टारगेट भी दूर ही था। फिर उसमें जो नंबर 1 एंड नंबर 2 थे, हम दोनों के 4-4 राउंड मेन बड़े वाले टारगेट पे लगे थे। तो जब 4-4 राउंड लगे तो हमारे नंबर्स इक्वल हो गए। किसी ने देखा कि वो जो छोटे वाले टारगेट हैं उसमें वॉश आउट है, किसी का लगा नहीं है। तो यहाँ देखते हुए फिर वरीयता के आधार पर, उसमें कुछ एक कैलकुलेशंस के आधार पे दूसरी टीम को ट्रॉफी मिल गई। बराबर था लेकिन उनका पहले का कुछ था, ये वो करके दूसरी टीम को ट्रॉफी मिल गई। तालियां वालियां बज गई, ट्रॉफी बट गया। उसके बाद सभी लोग गए और जाकर के वो छोटे वाले टारगेट को उठाने के लिए आए। वहां पर अचानक हमारे जवान ने देखा कि जो छोटा वाला टारगेट है उसमें एक जगह पर एक सिंगल राउंड मेरे वाले में लगा हुआ है, विच मीन्स वी वेर फर्स्ट। वो वहीं से ढूंढता हुआ आया, वहीं से झूमता हुआ आया और उसने वहीं से इशारा करते हुए आया। दोबारा वो ट्रॉफी कलेक्ट हुआ और दोबारा ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और दोबारा मुझे वो ट्रॉफी दी गई। अचानक पता नहीं मेरे सूबेदार साहब ने पता नहीं कहाँ से 6 किलो मिठाई भी ले आ रखी थी। पहले से उन्हें विश्वास था कि हमारी स्क्वाड्रन फर्स्ट आएगी और उसके बाद उसने ये कार्रवाई की और हम लोगों ने ये संकल्प से जीता। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन कभी कभी बिना शब्दों के होता है। आपका चरित्र कम्युनिकेशन करता है। मैंने राजस्थान में अगर बिना किसी कंबल चादर के मैंने सर्दियों में अपने मिलिट्री एक्सरसाइज में मैंने समय बिताया, तो उसका रिजल्ट मेरे जवानों ने मुझे दिया, वो ट्रॉफी जीत करके, और उस साल हम लोग चैंपियन रहे। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा लगा ये पूरी जर्नी को सुन के। और इससे हम सिविलियंस तो सोच भी नहीं सकते, जाहिर सी बात है। इसी के साथ साथ 2 चीज़ें पता चलती हैं। कम्युनिकेशन तो आपने डेफिनेटली क्लियर कर दिया कि नॉन वर्बल कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। दूसरा, कैसे किसी को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, वो भी किसी एक व्यक्ति को नहीं। आपने कहा 120 से ज़्यादा लोग थे जी। आपकी टीम में। तो एक साथ 120 लोगों को आपने अकाउंटेबल बनाया उन्हीं 10-15 दिन के अंदर में, और ट्रॉफी भी जीती आपने। मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन के लिए, जैसे हम अपने राष्ट्र के लिए, अपनी जनता के लिए, अगर मैं अगर किसी को प्रेरित करता हूं तो मुझे सबसे पहले अपने कर्म से प्रेरित करना होगा, और वो एक त्याग की भावना होनी चाहिए। इसलिए मैंने एक समय में लिखा था कि कुछ लौह पल आयुष के साथ जीने के बाद एक सच्चे साधारण सैनिक की यही कामना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है। हे भगवान, मेरे शरीर को ऐसे लगाना, तिरंगा बनाने वाले बुनकर के चूल्हे में ईंधन बनाना, जिससे जब जब वह कपड़े पर छाप लगाए, पसीने की भाप लगाए, मैं उसके पसीने के साथ, तिरंगे के कसीने के साथ लहराता रहूं, सदियों तक देशभक्ति गीत गाता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं। सैल्यूट है सर। डेफिनेटली सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके 3 वर्ष के जो स्पेशल फोर्स की, पैरा एसएफ की ड्यूटी थी, उससे पहले ट्रेनिंग भी आई एम श्योर हुई होगी। जी। सर, उस ट्रेनिंग के बारे में मैं समझना चाहता हूँ कि वो ट्रेनिंग कितनी डिफरेंट होती है एक नॉर्मल अदर ट्रेनिंग से, और स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है? स्पेशल फोर्सेस में सबसे पहले हमारे, आपने देखा होगा कहीं भी ट्रेनिंग होती है तो इंस्ट्रक्टर से इनकरेज करते हैं कि यस, आपसे ये हो जाएगा, आप पास कर जाएंगे, अब आप पास करने वाले हैं, अब 100% आप निकल जाएंगे। वहाँ पर उल्टा होता था। वहाँ इंस्ट्रक्टर्स कहते थे आपसे नहीं होगा, आप कर नहीं पाएंगे, ये ठीक नहीं है और आप में मटेरियल नहीं है। वो इस तरीके से बात करते थे, तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाई जाती थी। नंबर 2, वहाँ पर जब फायरिंग कंपटीशन के बाद या ट्रेनिंग के बाद अगर इंस्ट्रक्टर ने सोच लिया कि आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं, पैरा कमांडो बनने जा रहे हैं, तो वो फायरिंग रेंज पर नंबर 2 टारगेट, जो कि मुश्किल से 2 फीट दूर है, उस नंबर 2 टारगेट पे वो इंस्ट्रक्टर खुद खड़ा रहता था और 100 मीटर दूर वहां मैं राइफल लेकर के खड़ा हूं और वहां से बोला जाता था कि आप इस पे फायर करो। अब आप समझ लो
जिस इंस्ट्रक्टर ने उसे इतना भरोसा है कि वहां से फायर कर रहा है, वो मेरे ऊपर फायर नहीं करेगा, वो इस पे फायर करेगा, इस प्रकार से वो चुने जाते थे। और सैटरडे को अचानक मुझे बताया गया कि अरे आप तो पैरा कमांडो हैं, आप सैटरडे को आपका रूटीन होगा, आप जीन्स और टी शर्ट में पीटी करने आएंगे। मैं बड़ा अजीब सी बात है, जीन्स और टी शर्ट में कौन पीटी करता है? आर्मी में तो हर चीज का ड्रेस होता है। तो फिर पैरा कमांडो में वो महसूस कराना चाहते हैं कि आप स्पेशल हैं, और इतना स्पेशल मैंने महसूस किया सैटरडे को। और मंडे को फिर हमें स्पेशल महसूस कराने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आज आप खाली पैर दौड़ेंगे पत्थरों में। तो हमारे सब पैर कट गए, तो हम स्पेशल महसूस करते हैं। कई बार 7 दिन तक लगातार पहाड़ियों में, नदी के साथ साथ उन जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं उसमें चले जा रहे हैं, और आपको भरोसा हो जाता है कि आपको नींद की जरूरत नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि उस सोच की जरूरत है। और उस सोच को जब आप महसूस करने लगते हैं अपनी सांसों में, अपनी धड़कन में, तब आप एप्रिशिएट करते हैं कि किसी समय शहीद आजम भगत सिंह ने भी मेरा रंग दे बसंती चोला कहा था, और उस वंदे मातरम की ध्वनि को आप अपने मन में महसूस करने लगते हैं। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जब रात में हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे थे और हेलीकॉप्टर की लाइट, वो लाल वाली लाइट धड़ 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 धड़, वो आवाज़ के साथ में लाल वाली लाइट का वो बार बार कटता है और एक एक अलग माहौल बनता है। उस समय आपको कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ एक चीज़ याद रहता है। आपने जोधाबाई की कहानियाँ सुनी होंगी, आपने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ सुनी होंगी, आपने चंद्रशेखर आज़ाद की कहानियाँ सुनी होंगी। ये जो कहानियाँ हैं, वही कहानियाँ आपके मन में सबसे ज़्यादा जगह ले लेती हैं, और वहाँ किसी भी चीज़ के लिए और कोई जगह नहीं है। आप सिर्फ, मैं यही सोचता हूँ और हर सैनिक यही सोचता है कि शाख यानी ब्रांच, पेड़ के ब्रांच पर, शाख पर गर एक पत्ता भी हरा रह जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा। क्या बात। सर अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, आपने बताया था कि एक कोई आपने कुछ पंक्तियां कही थी जिसमें मोदी जी खुद को नहीं रोक पाए, वो आपके पास आए हाथ मिलाने के लिए और आपको बधाइयां देने के लिए। सर वो कौन सी कविता थी या फिर वो कौन सी पंक्तियां थी? कान खोल कर सुन लो दुश्मन, जब मैं जाऊं रण में यूठन, शत्रु रक्त से मातृभूमि के कण कण को नहलाऊंगा, लहर लहर के आसमान में बैनट पे लहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पे फहराऊंगा। क्या बात है। उसी दिन बालाकोट का स्ट्राइक भी हुआ था, 25 फरवरी की शाम थी वो, और उसी दिन इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल, यहाँ पे राष्ट्रीय समर स्मारक यहाँ था। मैं उस समय नेशनल स्टेडियम में करीब 1 लाख एक्स सर्विसमैन थे, उनके सामने ये प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद पारंपरिक प्रोग्राम दूसरी तरफ युद्ध स्मारक में होने वाला था। मैंने कई चीज़ें एडजस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे मालूम था हेलीकॉप्टर आना है और अंधेरा होने वाला था, तो बहुत सी चीज़ों को लास्ट मोमेंट पे टेलर मेड करना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि आप किस तरीके से देश की मदद कर सकते हैं। अगर मैं 2-4 मिनट और बोलता तो अंधेरा हो जाता, तो फिर वो हेलीकॉप्टर का फ्लाई पास्ट नहीं हो पाता, या देर से होता, या परेशानियां बढ़ती। और उस समय मोदी जी अपने चल करके आए, और मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो तो खुद ही इतने अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने मेरे लिए ये समय दिया और मुझे सम्मानित किया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं ये समझता हूँ कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। कैलेंडर पर अड़ करके तारीखों को समझाना है, अभी कहाँ विश्राम, अभी तो दूर बहुत ही जाना है। तो मैं, जैसे यूक्रेन से 2 बच्चे आए थे, धनबाद में आए थे, मैं उनसे मिला था। उन्होंने एक वाकया सुनाया मुझे, जो मुझे लगता है ज़रूर शेयर करना चाहिए।
पब्लिक के साथ। यूक्रेन से जब वो निकले तो यूक्रेन से उन्हें बोला गया बॉर्डर के पास आने के लिए, तो 7 बच्चे थे वो यूक्रेन के स्टूडेंट्स, उसमें एक बॉय एंड गर्ल, वो धनबाद से थे। तो वो जब आए तो वहाँ पे अचानक जो उनका लास्ट पोस्ट था वो तकरीबन बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे वो पहुँचे तो अचानक उसके सामने लोग एक एक जो वहाँ का गार्ड था वो जंप कर गया और इसके बोला हाथ खड़ा करो, तो ये साथ के साथ सब खड़े हो गए और हाथ खड़े किए। उसके बाद उसको बोला कि चलो सर डाउन करो, बैठ जाओ सभी, घुटने के बल हाथ पीछे करो। उसके बाद उनका एक सीनियर आया, उसके बाद उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद उसने पिस्टल निकाली, पिस्टल में उसने राउंड भरे 1 2 3 4 5 6 7। जब वो गिन रहा था तो इनमें से एक जो धनबाद का था उसने कहा वी आर फ्रॉम इंडिया। इंडिया इंडिया मतलब वी आर नॉट टेररिस्ट और वी आर नॉट एनिमीज, वी आर फ्रॉम इंडिया। उसने ऐसे पिस्टल उठाया और जैसे ही इसने कहा इंडिया, वैसे ही उसने कहा मोदी, यू आर फ्रॉम मोदी, मोदी मोदी मोदी। उसने अपना पिस्टल लिया, दोबारा होल्स्टर में रखा, उसको बोला ओके मोदी आई विल सेंड यू इन व्हीकल, और वो 7 बच्चों को एक गाड़ी में बिठा करके बॉर्डर तक पहुंचा। तो ये प्रभाव है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नाम लेकर अपनी जान बचा सकता है तो हमें उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे लिए किसी की प्रशंसा करना, मेरे लिए राजनीति नहीं है, मेरे लिए राष्ट्र नीति है। मैं राष्ट्र को सबसे आगे रखता हूँ और मुझे लगा कि ये वाकया ज़रूर लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो कई बार तिरंगे के पार्श्व में कुछ पाकिस्तानी विद्यार्थी भी आए और वो भी अपनी जान बचा पाए। ये तिरंगे की खासियत है और होना हो भी क्यों ना, सही बात है। तिरंगा तो अपना तिरंगा है, जिसकी धड़कनें आप हैं और हमारी धड़कनों में भी ये तिरंगा ही तिरंगा है। मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरा वक्तव्य होगा न पूरा, रहेगा अधूरा, गर करूं न मैं बात उस शूरवीर की, परमवीर की। कई परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने सैनिकों का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, सैनिक गुणों का, उनके प्रति सम्मान जरूर देना चाहिए। जो शहीद हुए हैं उनके प्रति सम्मान जरूर अर्पित करना चाहिए। जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके प्रति जरूर सम्मान अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आज हमें आज़ाद भारत में श्वास लेने का गर्व उन्होंने दिया है। और इसलिए पुकारे ये धरती ये पूरा आवाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। सर एक और पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में हम सब सिविलियंस जानते हैं और बहुत प्राउडली कहते भी हैं, बट मुझे लगता है एज एन ऑफिसर आपको हमसे बहुत ही ज़्यादा पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ अजीत डोभाल की। उन्होंने हम सब जानते हैं कि बहुत कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए, बट ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनकी ट्रू पावर्स हैं जो आप समझते हैं, जो आपने शायद मुझे नहीं पता आप मिले हैं कि नहीं, हो सकता है मिले हो तो। मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला नहीं हूँ, पर मैं उनके काम से परिचित हूँ। इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर में उन्होंने विशेष सेवाएं दी हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पुलिस के कई अच्छे अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने वहाँ भी गैलेंट्री देखा है, बहादुरी देखी है, बेबाकी देखी है। वो जो युद्ध क्षेत्र में जो शौर्य होना चाहिए वो शौर्य देखा है। और अगर आप देखें तो जिन परिस्थितियों में आज पुलिस की ड्यूटी करनी होती है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। सेना में हमारे काम करने का मुझे बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों ही वर्दी के साथ जीने का ईश्वर ने मौका दिया। और सेना में इतना तो मालूम है कि दुश्मन
सरहद के उस पार है, और दोस्त जो भी हमारी पीठ के पीछे है वो दोस्त है, और स्वतंत्रता रहती है। जमीनी तौर पर काम करने के लिए हमेशा से स्वतंत्रता रही है, कोई हमारे हाथ आज तक बांधे नहीं है। और ये इंडियन आर्मी एक बहुत ट्रेडिशनल फोर्स है और परंपरावादी तौर पर हर काम राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए करती है, और इसलिए कभी भी हमारे कर्तव्य निर्वहन में किसी तरह की बाधा नहीं रही है। जब आप पुलिस सेटअप की बात करें तो पुलिस सेटअप में राज्य के अधीन कार्य करना है, राज्य की शक्तियों के साथ मिल करके काम करना है, जनता के साथ मिल करके काम करना है। तो इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, और मैंने उन चैलेंजेस को बड़ी बखूबी से कई दिलेर पुलिस ऑफिसर्स को करते हुए देखा है। मैं खुद एक पुलिस परिवार से हूं। जो पहली वर्दी जो मैंने आलमीरे में सजा कर रखी देखी है वो खाकी वर्दी थी, और मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि ये वाली वर्दी ये किसको मिलती है, तो फिर उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने कहा और भी कोई वर्दी होती है, तब फिर उन्होंने सेना की वर्दी के लिए बताया। और फिर मैंने सोनपुर के मेले में एक ड्रेस खरीदा था जिसमें एक विसल भी होता था और फौजी टोपी भी थी और उसमें रैंक भी लगा हुआ था। वो पहन करके ही मैं सोनपुर के मेले से वापस आया था, वो फौजी वर्दी, और मैं रात में वही पहन के सोया था। जूते भी पहने हुए थे मैंने, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं किसी दिन सही मामले में मैं भी फौजी बनूंगा। ये बाद में मैंने देखा उसमें सूबेदार साहब का रैंक लगा हुआ था। बट ईश्वर की कृपा है, जवान तो जवान होता है, सैनिक तो सैनिक होता है। रैंक तो एक इंटरनल प्रोसेस है, अदरवाइज हर रैंक के मैं कमांडेंट हूँ, मैं अपने जवानों को मन से उनकी बहादुरी के लिए सैल्यूट करता हूँ, उनके काम के लिए सैल्यूट करता हूँ। एक बाल सुधार गृह का हमें कार्य मिला जो कि थोड़ा हट करके काम था। हम तो एंटी नक्सल फोर्स है, हमें बाल सुधार का काम मिला। वहाँ पर जाकर के मुझे महसूस हुआ कि बहुत सुधार की ज़रूरत है और बहुत कुछ है, स्कोप कुछ अच्छा करने का। और फिर मैंने जब वहाँ अंदर किसी बच्चे से बात की, मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं शिक्षा लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें करूँगा, वो करूँगा। तो उसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि कर्नल साहब आप मेरे लिए ये क्यों करेंगे, आपका इसमें क्या फ़ायदा है? बेबाकी से पूछा हो गया ये सवाल। मुझे 1 मिनट के लिए तो मैं चुप हो गया। उसने सही बोला, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी यही देखा है कि कुछ फ़ायदा होगा तब किसी और के लिए करेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उस सैनिक का है जो सरहद पर आपके लिए गोलियां खाने के लिए तैयार रहता है। और मैंने फिर उसके बाद जो कुछ मैं कर सकता था, कुछ एक प्रोग्राम्स किए हमने। सबसे पहला काम हमने किया कि वहाँ पर 26 स्वतंत्रता सेनानियों की एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाई और उनमें से पूछा कि भाई आप में से कौन बनना चाहता है, शहीद आज़म भगत सिंह, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। इस तरह से उन लोगों ने चूज़ कर लिया और उनको हमने आदेश दिया कि ये उसी नाम से पुकारे जाएंगे। और उससे पहले वो 6:30-7 बजे उठते थे। मैंने कहा भाई फ्रीडम फाइटर 6:30-7 बजे नहीं उठते हैं, वो 5 बजे उठते हैं। तो फिर उनको सुबह उठाना शुरू किया, फिर पीटी शुरू की, फिर एक हमने रैंक से रिलेट किया मेडिटेशन को। मैंने पहले दिन 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को जिन बच्चों ने मेडिटेशन कर लिया उन्हें एक रैंक दे दिया सैनिक। अगले दिन 10 मिनट कराया, जिन बच्चों ने पूरी की उन्हें रैंक दे दिया लांस नायक। इस तरीके से लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सीडीएस बनते बनते 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट करना पड़ता था सुबह और 1 घंटा 35 मिनट शाम को। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन सारे बच्चों ने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। जो बच्चा दिन में 3 घंटा 10 मिनट मेडिटेशन कर रहा है वो कहाँ अब क्राइम करेगा। और यही कारण है कि बच्चे मेरे पास री ऑफेंड हो करके नहीं आए। और इस पूरे प्रोसेस में
हमें जिसने सबसे ज़्यादा मदद की वो था मेरे सुपीरियर ऑफिसर्स, जो पुलिस के पदाधिकारी थे। उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी कि मैं इस तरीके से हैंडल कर सकूं। जो जुडिशरी के डॉक्टर एस.एन. ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर डॉक्टर एस.एन. पाठक, ऑनरेबल जस्टिस मिसेस अनुभा रावत, और जो मिस्टर ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अपरेश कुमार सिंह, इस तरह के 2-3 लोग जो जुडिशरी में रहे, वो उन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की, मुझे पूरा कार्य क्षेत्र दिया। मैं गया और मैंने कहा कि मुझे लगता है मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ स्पेशल इसमें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कर्नल साहब, आप अपना एक विजन स्टेटमेंट दीजिए, विजन बुक दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो फिर मैंने उसमें सारी चीज़ें, करीब 35 पन्ने की थी, वो मैंने लिखी। उस पे डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होने के बाद वो सारे परिणाम, सारी चीज़ें कुछ-कुछ करने का मौका मिला। उसी के साथ मैंने वहाँ अंदर श्रीमद् भगवत गीता, कुरान, बाइबल ये सब बँटवाए। उसके बाद 7-7 श्लोक और बाकी चीज़ें आयत आयत से निकाल-विकाल करके फिर उनको पढ़ाया। और एक आज जिस तरीके से जय हिंद और भारत माता की जय उन चारदीवारी के अंदर पुकारी जाती है, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और इसके लिए मैं अपने जवानों, जो सैप 2 बटालियन के जो एंटी नक्सल फोर्स के जो जवान हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने 7 साल में कोई भी फीडबैक अपनी बटालियन से नहीं लिया है। कोई आदेश मैंने पास किया हो, मैंने पूछा ही नहीं कि वो हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मुंह से निकला गया शब्द 100% पूरा किया जाएगा। एक पूर्व सैनिक जो मेरी बटालियन में है, वो तब तक खाना खाने नहीं जाता है, लंगर पे नहीं जाता है, जब तक वो काम, चाहे रात के अंधेरे में करना हो, वो काम पूरा करता है, उसके बाद ही वो वहाँ जाता है। तो इसलिए ये जो अनुभव पूर्व सैनिकों के साथ मेरा हुआ, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बटालियन हर राज्य में हो, जिससे कि इन्हें, दे आर वेरी गुड एग्जीक्यूटर्स। इस पूरे पिछले 5 साल में मैंने अतिरिक्त पैसा न बाल सुधार के विभाग से लिया है, न मैंने पुलिस विभाग से लिया है। पर ये सारे परिवर्तन मैं कर पाया क्योंकि मेरे जवान बहुत डेडिकेटेड हैं। एक बार करेक्ट। उन्हें आदेश दे दीजिए तो वो पूरा करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह के आने वाले समय में इस तरह के मॉडल को दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल करें। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था 2 दिन का, तो वहाँ मुझे भी जाने का अवसर मिला। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी सुरक्षा पूर्व सैनिकों के द्वारा दी जा रही है। वहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर रविंद्र भट्ट, जो कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पूरे राष्ट्र के हेड हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जो भी काम किया है, चूँकि वहाँ पे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिस्टर अपरेश कुमार सिंह जी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद ज़मीन पर गया हूँ और कर्नल साहब ने जो काम किया है, इनकी बटालियन ने जो काम किया है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है और ज़मीन पर इसका बहुत असर हुआ है। तो मुझे बोला गया कि आप एक फ़िल्म बनाइए, जिसमें अपनी चीज़ों को आप बताइए। तो वो मैंने फ़िल्म बना करके और वो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में जमा कर दिया है। बस एक ही मकसद है कि न रुकेंगे, न झुकेंगे, बस आगे बढ़ते जाएँगे, आसमान पर लगा के सीढ़ी, तारों पे चढ़ जाएँगे, तारों पे चढ़ जाएँगे, तारों पे चढ़ जाएँगे। क्या बात है सर! बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जो अगर हम नॉर्मल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर लें तो हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकता है और उनके जो जीवन है वो भी सफल हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं भी अपनी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सैनिक को आपने मौका दिया और मुझे अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। मैं इसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूँ और मुझे खुशी होगी कि जब झारखंड राज्य इस देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, और मुझे खुशी होगी जब मेरी बात सुन करके अगर कोई
सेना में या फोर्सेस में आकर ज्वाइन करता है और मुझसे मिले, और जो उसकी पहली सैल्यूट होगी वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। क्या बात है सर। जय हिंद। जय हिंद।